नमस्कार, बहुत स्वागत। दमदार 11 की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुरैना में किसानों ने जाम लगा दिया। खाद की किल्लत को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तहसील मुख्यालय पर किसान पहुंचे और इन्होंने जाम लगा दिया। खाद न मिलने से ये परेशान है। कैलारस कस्बे के पहाड़गढ़ रोड का यह पूरा मामला है। खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने जाम लगा दिया, चक्का जाम कर दिया, प्रदर्शन करने लगे, नारे लगाने लगे। मुरैना के कैलारस का यह मामला है। पहाड़गढ़ रोड पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया। परेशानी खाद मिल ही ना रहा कहते कहीं कहीं के कट्टा दे रहे हैं दो और बिन लगाए रहे हैं यूरिया ने बिन। हाँ सरपंच का है वो कोटा क्या देते मोड़ी नहीं मिल रहा ना मिल रहा दे दिया है। उसने बोला कि जल्दी मिल जाएगा। 150-250 रुपये में दिया है ये। कौन सा खाद? मैंने बोला कहाँ मिलेगा, वो बोला इधर मिलेगा। मैंने देखा ही नहीं है कहीं, मैं तो यही देखा है। तो ये तो आपके साथ ठगी हो गई। बोल रहा था कि गंजे में मिलेगा। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें बोतलें रख दिया है। तो वो डीएपी खाद नहीं लिखा है डीएपी। तो आप पर्ची बट रही थी, फिर यहाँ से क्यों नहीं ली? पैसे से दे रहे हैं यहाँ पे भी सब। यहाँ पे भी पैसे ले रहे हैं पर्चियों का। अच्छा, जो खाद की जरूरत है वो खाद नहीं लिख रहे हैं। पर्ची में नहीं लिखेगा तो खर्च नहीं मिलेगा। और सीधे मुरैना से सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल क्या स्थितियां? लगातार खाद को लेकर इस तरह की स्थितियां आ रही हैं। भले ही नेता ये कहें कि खाद पर्याप्त है, कहीं कोई कमी नहीं है, पर यही स्थितियां बन रही हैं। क्या अपडेट? अब बिल्कुल देखिए, सुबह से ही देखा जा रहा है कि खाद को लेकर के किसान लगातार हंगामा कर रहे हैं और देखा जा रहा है कि अब कैलारस कस्बे में किसानों ने जाम लगा दिया है। यानी कि जो पहाड़गढ़ रोड है उस पर किसान धरने पर बैठ गए हैं और उनकी मांग है कि सुबह 4 बजे से वह लाइन में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि वह अब जाम लगा दिया है उन्होंने और कैलारस कस्बे में जाम के हालात बन गए हैं, जिस वजह से वाहन चालकों को तो परेशानी हो रही है। लेकिन जो किसान है वो उनका कहना है कि रात भर वो इंतजार करते हैं कि कब खाद वितरण केंद्र खुलेगा। उसके बाद भी उन्हें सुबह टोकन नहीं मिल पाता है। टोकन मिल पाता है तो सिर्फ उन लोगों को मिल पाता है जो दलाली कर रहे हैं। अभी तहसीलदार ने एक व्यक्ति को मुरैना जो खाद वितरण केंद्र है वहां से पकड़ा भी था, उससे 5 टोकन बरामद हुए थे। तो इस तरीके का घटनाक्रम सिर्फ जिला मुख्यालय पर ही नहीं बल्कि तहसील मुख्यालय पर भी देखने को मिल रहा है कि किसान किस तरीके से यूरिया और डीएपी के लिए परेशान है। जो टोकन दिया जा रहा है उन पर प्राइवेट दुकानों से खाद खरीदने के लिए जो टोकन दिया जा रहा है और प्राइवेट जो दुकानों पर खाद मिल रहा है वही खाद टोकन में दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो किसानों की मांग है यूरिया और डीएपी को लेकर के, वह किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि अब किसानों का गुस्सा फूट रहा है। कल देखा गया था कि जिला मुख्यालय पर हंगामा देखने को मिला था और आज फिर से देखा गया है कि कैलारस कस्बे में किसान नाराज हैं और उन्होंने धरना लगा दिया है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और किसानों को समझा रही हैं। ठीक, लेकिन अभी तक धरना समाप्त नहीं हुआ है, जिस वजह से 1 किलोमीटर लंबी कतार भी वाहनों की लग चुकी है। चलिए, बहुत धन्यवाद अमित आपका। लगातार नजर बनाए रखें, आपके जरिए आगे भी अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अमित हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अगली बड़ी खबर भोपाल से। श्री राम पथ गमन के विकास के लिए कमेटी बनी है और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 2 समितियों का गठन किया गया है। सीएस जो है अनुराग जैन, वो नियमित इसकी समीक्षा करेंगे। समिति में कई विभागों के सचिव शामिल किए गए। नर्मदा के जल को स्वच्छ रखने पर भी काम होगा। वासु चौरे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, पूरी जानकारी। निश्चित तौर पर देखिए, बड़ा फैसला शासन ने लिया है और लंबे समय से तमाम योजनाओं को लेकर जो प्लानिंग है वो हो रही थी और राम वनगमन पथ का मुद्दा हमने चुनावों के दौरान भी सुना। अब इसको अमली जामा पहनाने के लिए, जमीनी स्तर पर बेहतर रूप से काम करने के लिए और इस पूरी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये जो दोनों ही समितियां हैं वो काम करेंगी। इसमें मुख्य सचिव के अलावा जल संसाधन प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन और वित्त विभाग के जो सचिव हैं वो भी शामिल होंगे, ताकि जो विभागों से संबंधित फाइल्स होती हैं और जो अलग अलग विभागों से संबंधित कामकाज होते हैं उनकी प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द निपटाया जा सके, उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना है। और नर्मदा जल को स्वच्छ बनाने के लिए नर्मदा संरक्षण के लिए भी समितियां काम करेंगी। जी चलिए, बहुत धन्यवाद वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली बड़ी खबर भी भोपाल से। बैरसी उप स्वास्थ्य केंद्र के 10 कर्मचारियों पर लिया गया सख्त एक्शन। प्रसव की जगह यानी डिलीवरी करने की जगह गर्भवती को रेफर करने का यह पूरा मामला है। रास्ते में गर्भवती और उसके बच्चे की जान चली गई।
5 स्वास्थ्य कर्मचारियों की सेवा खत्म कर दी गई है, 1 को निलंबित कर दिया गया है, 2 की वेतन वृद्धि रोक दी गई है, 1 पर विभागीय जांच शुरू की गई है। प्रसव के दौरान यानी डिलीवरी के दौरान जो प्रोटोकॉल होता है उसका पालन नहीं करने का आरोप इन पर है। इधर सीधी में काले कोयले का अवैध व्यापार लगातार जारी है। जिले में कोल माइंस नहीं होने के बावजूद भी कोयले की अवैध सप्लाई जारी है। खनिज अधिकारी और राजनीतिक रसूखदारों के मिलीभगत के चलते सिंगरौली के कोयले की सीधी में अवैध तरीके से सप्लाई हो रही है। बहरी में आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर कोयले का अवैध भंडारण किया गया है। यहां से मध्य प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए कोयले की सप्लाई होती है। इस पूरे मामले में कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि कोयले का अवैध व्यापार करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। हरीश द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, सख्त एक्शन लिया जाएगा, कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा? जी बिल्कुल ललित, आपने सही कहा कि सख्त एक्शन लिया जाएगा। समझा जा सकता है कि जब सीधी जिले में कोल माइंस ही नहीं है, कोल का कोई दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है, इसके बावजूद भी यहाँ से पूरे अन्य प्रदेशों में कोयले की सप्लाई होना अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि पूरे मामले में सीधी कलेक्टर ने अब संज्ञान ले लिया है और अब दोषियों के खिलाफ, जो व्यापारी है उनके खिलाफ कार्यवाही की बात कर रहे हैं। हालांकि समझा जा सकता है कि ललित, जिस तरीके से सिंगरौली के जो कोयला होता है, जब वो कोयला कोल माइंस से निकलकर जब भंडारण के लिए जो वहाँ का एक रेलवे पॉइंट होता है, रेलवे पॉइंट के लिए जब जाता है, वहीं से अवैध तरीके से गाड़ियां जो होती हैं, कुछ गाड़ियां निकलकर जो है तो सीधी पहुंचती हैं और जो सीधी आती हैं वो अवैध तरीके से कोयले की डंपिंग कर ली जाती है। जो डंपिंग करने के लिए जो इनके पास परमिशन होता है, उसी परमिशन में एक टीपी बनाई जाती है और एक टीपी के मार्फत 10 गाड़ी कोयला निकाला जाता है और उसमें पुलिस भी संलिप्त है। पुलिस की बाकायदे सील लगवाई जाती है। जो वाहन से, जिस वाहन से कोयले की सप्लाई कराई जाती है, उस वाहन की टीपी में पुलिस की सील लगवा के उसको रवाना किया जाता है और दिखाया जाता है कि वाहन खराब हो गया था, जिस वजह से इतने दिनों तक वाहन खड़ा था, और उसी वाहन से फिर उसकी सप्लाई करा दी जाती है। तो जो कोयले का व्यापार है, तो समझ आ सकता है कि सीधी जिले में आज से नहीं, तकरीबन 1 वर्ष से फल फूल रहा है। हालांकि अब तक चूंकि सिंगरौली एक कोल माइंस एरिया है, सिंगरौली से कोयले की सप्लाई हुआ करती थी, वहाँ तमाम व्यापारी थे, लेकिन अब सिंगरौली के साथ साथ सीधी में भी ललित कोयले का अवैध व्यापार फल फूल रहा है। ललित, चलिए बहुत धन्यवाद हरीश आपका तमाम जानकारी के लिए। इधर बुरहानपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसान को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया, डेड डिक्लेयर कर दिया गया। इसके चलते डवाली गांव के किसान फूल सिंह की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बंद हो चुकी है। वहीं पीड़ित बुजुर्ग किसान ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अफसरों से गुहार लगाई, कहा कि साहब अभी वो जिंदा है, उसे मारिए मत, किसान सम्मान निधि बंद हो गई है, योजना का लाभ दीजिए। पीड़ित बुजुर्ग किसान को अब तक किसान सम्मान निधि की कुल 14 किस्त मिल चुकी हैं और पिछले 6 महीने से पैसा नहीं मिलने पर जब उन्होंने इसकी जानकारी ली तो पता चला कि सरकारी सिस्टम की लापरवाही का वो शिकार हो गया है। फूल सिंह अपने साथ किसान संघ के नेताओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा, अफसरों के सामने जिंदा होने का सबूत दिया। किसान ने कागजात में सुधार करने और दोषियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। गणेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, क्या कुछ अपडेट इस मामले में, कहीं कोई सुनवाई? जी ललित, बताना चाहूंगा कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो किसानों के हित में उन्होंने प्रधानमंत्री किसान निधि योजना शुरू की है। किसानों को लाभान्वित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। वही बुरहानपुर जिले के डवाली गांव का एक पीड़ित किसान जो है वो इस सरकारी सिस्टम की लापरवाही के चलते किसान सम्मान निधि योजना से वंचित हो गया है। किसान सम्मान निधि उसे मिला करती थी, लेकिन सरकारी सिस्टम की लापरवाही के चलते जिंदा किसान को जो है वो कागजों में मृत घोषित किया गया है। चलते फिरते किसान को जो है वो सरकारी अफसर कर्मियों ने जो है उसे यमराज के हवाले कर दिया है। किसान जो है वो अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहाँ पर सरकारी अफसरों से उसने बात की और कहा कि साहब मैं तो जिंदा हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो आप, मुझे इस योजना से लाभान्वित कीजिए। जब किसान जो है वो वहां पर पहुंचा तो सरकारी कर्मचारी जो है वो भी आश्चर्य में आ गए कि ये इस तरह से कैसे हो गया। हालांकि किसान ने जो है वो अपने जो किसान संघ के नेता है उनसे भी उन्होंने मुलाकात की और वहां पर जब बातचीत की तो ये मामला
संज्ञान में आया और अफसरों ने कहा कि इस मामले को संज्ञान में लेके जो है वो जांच की जाएगी कि किस तरह से किसान के साथ में इस तरह का अन्याय हो रहा है। ललित, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हम सुनवाएंगे, वैसे तो गणेश ने सब बता दिया, पर किसान क्या कुछ कहना चाह रहा है वो भी आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। जो फूल सिंह है उसका दर्द अब फूल सिंह की जबानी आपको जरूर सुनना चाहिए। आपकी बात हुई थी ना पटवारी साहब, पटवारी ने क्या बोला आपको कि केवाईसी करवाओ, ये करवाओ, सब बोला? सब करने के बाद भी नहीं हुआ? नहीं। अभी कहाँ पहुंचे आप? शिकायत कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? आप जिंदा हो कि मरे हो? जिंदा है। सबके सामने, आपके हमारे सबके सामने खड़े हैं और इनको राजस्व विभाग ने यानी कि संबंधित पटवारी ने और गांव के दीगर जिम्मेदार लोगों ने इसको मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के बाद में वह किसान जो कि लगातार 14 किस्तें प्राप्त कर रहा था प्रधानमंत्री अनुदान वाली, तो वह भी बंद हो गई। और अब खबर इंदौर से 30 ग्राम एमडी के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आगर के रहने वाले 2 आरोपी मुजाहिद और राहुल को अरेस्ट किया गया और जो ड्रग्स पकड़ी गई है उसकी कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए बताई जा रही है। राजस्थान से तस्करी करके ये एमडी ड्रग्स लेकर आते थे। आरोपियों की तस्करी का जो नेटवर्क है वो 2 राज्यों तक फैला हुआ है। ऑपरेशन प्रहार के तहत क्राइम ब्रांच ने ये कार्रवाई की है। और विधानसभा चुनाव के बाद पीएम आवास पर सुबह से हलचल बढ़ी हुई है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी पीएम आवास पर पहुंचे। हरियाणा चुनाव में बीजेपी को मिली बंपर जीत के बाद ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्योपुर के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के जागरूकता सम्मेलन में वो शामिल होंगे। इसके अलावा सीएम 18 करोड़ 94 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। साथ ही 38 करोड़ 48 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे। सीएम वन समिति के सदस्यों के बच्चों को स्कूल बैग भी बांटेंगे। श्योपुर के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुरैना के दौरे पर रहेंगे और उस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के गांव सुरजनपुर में वो करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और उद्घाटन करेंगे। इस दौरान सीएम के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कृषि मंत्री, वन मंत्री, राजस्व मंत्री, ये तमाम लोग मौजूद रहेंगे। सागर कलेक्टर संदीप जीआर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कलेक्टर ने सागर के स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने देखा कि स्कूल के समय के दौरान शिक्षक मौजूद नहीं थे। शिक्षक स्कूल की टाइमिंग में निजी काम कर रहे थे। इसके बाद एक शिक्षक को उन्होंने निलंबित कर दिया। 2 दर्जन से ज्यादा शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है। 3 दिन में जवाब मांगा गया है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो कार्रवाई की जा सकती है। आज क्या क्या सिखाया? हिंदी 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 पढ़ना सिखाया। ये पढ़ो। गौवंश की तस्करी करने वालों के मंसूबों पर उस वक्त पानी फिर गया जब फॉरेस्ट ऑफिसर अपनी बीट गार्ड और ग्रामीणों के साथ मिलकर तस्करों के इलाके बहोरीबंद वन परिक्षेत्र में पहुंचे। 59 गौवंश को मुक्त कराने के साथ ही टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से सागौन की लकड़ी और 2 बाइक बरामद हुई हैं। कार्रवाई के दौरान अन्य 5 तस्कर मौके से फरार हो गए। इनकी तलाश की जा रही है।
इंदौर में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, जहां अधिकारियों के साथ महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने औचक निरीक्षण किया। अपर आयुक्त स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ महापौर विजयनगर इलाके पहुंचे, निरीक्षण किया और सर्वेक्षण से पहले सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए। बलौदाबाजार में पुलिस ने ठगों के अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। इसके 14 सदस्य गैंग के 14 सदस्य अरेस्ट किए गए हैं। इनमें 8 महिलाएं भी शामिल हैं। लोगों को झांसा देकर सोने चांदी के जेवर लेकर ये लोग फरार हो जाते थे। खासतौर पर घर में रहने वाली अकेली महिलाओं को ये अपना निशाना बनाते थे। आरोपियों से लाखों के जेवरात और नकदी की बरामदगी की गई है। हम लोगों ने उसमें टीम बनाई, कुछ लीड्स मिले, इसमें सर्विलांस की मदद से और साइबर की मदद से, और थाना 11 की भी एक टीम लगी हुई थी। 3-4 टीमें इसमें काम कर रही थी। उसमें इन्हें ट्रेस करते करते हम लोग खरसिया पहुंचे। रात में लगभग यहाँ से 12 बजे टीम्स निकली हैं और 3:30-4 बजे के आसपास उनकी पूरी तरह से घेराबंदी करने के बाद उनको पकड़ा गया है। पकड़ने के बाद उनको लाए यहाँ पे, प्रार्थियों से उनकी पहचान कराई गई, जिसमें कुल 14 आरोपी उसमें नामजद गिरफ्तार हुए हैं, जिनके विवेचना करके रिमांड पे उन्हें जेल भेजा जा रहा है। इधर गौरेला पेंड्रा मरवाही में पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करों पर बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने पतगावा के पास घेराबंदी कर 2 तस्करों से 41 लाख रुपए का गांजा पकड़ा है। पुलिस ने तस्करों से 2 क्विंटल 20 किलो गांजा बरामद किया। 41 लाख का 2 क्विंटल 20 किलो गांजा। पुलिस ने तस्करों के पास से कार, मोबाइल, नकदी जब्त की है। ये तस्कर गांजे की खेप ओडिशा के ब्लागीर से मध्य प्रदेश ले जा रहे थे। पुलिस की 1 महीने में तीसरी बड़ी कार्रवाई है और अब तक लगभग 1 करोड़ का गांजा बरामद हो चुका है। 11 तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। देश से लगातार गांजा तस्करों पे कड़ा प्रहार जीपीएम पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और ये इस महीने की तीसरी बड़ी कार्रवाई है, जिसमें लगभग 2 क्विंटल गांजा जिसकी कीमत 41 लाख रुपीस है और बाकी गाड़ी बरामद की गई है। और 2 अंतर्राज्यीय तस्करों जिनका नाम राम प्रसाद यादव और सोनू पांडे है, अनूपपुर के स्थायी निवासी हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है और ये कंसाइनमेंट उड़ीसा से होके, छत्तीसगढ़ के विभिन्न राज्यों से होके फाइनली एमपी तक ये कंसाइनमेंट जा रहा है। जांजगीर चांपा में रेप पीड़िता ने पुलिसकर्मियों की शिकायत की है। पीड़िता ने आईजी से एएसआई और आरक्षक की शिकायत की। रेप पीड़िता ने दोनों पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रेप पीड़िता ने से डरा धमकाकर पैसे मांगने का आरोप है। एएसआई बलवंत लहरे और आरक्षक उमेश रत्नाकर पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया है। मोबाइल वापस करने के नाम पर 20,000 मांगे गए। झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। और इसी के साथ दमदार 11 में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।